हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होगा, और नहीं बढ़िया होगा तो ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि आपके हाल और चाल को मस्त और तंदुरुस्त करें। देखिए, आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोग से मुलाकात कर रहे हैं और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये ऑलरेडी पहले से बात किया हुआ था, बट आज एक नई तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, तो जो झारखंड टीजीटी 2016 में जो आया था वैकेंसी बाबू लोग, उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम। 2016 में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स में टीजीटी के सवाल, उसके बारे में जानेंगे आज, है ना। और हम आप लोग को हमेशा बताए हैं, क्या बताया है कि जब भी आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए आपका कि उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। तब ना पता चलेगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा है, आम इमली कटहल पढ़ा रहा वो सिलेबस में मेंशन है या नहीं। तो सबसे पहला काम रहना चाहिए उस सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड काम रहना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को झांकिए। इसका मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करके देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ से और तैयारी आपको कहाँ से करना होगा। अगर आपका छोटा छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको पूरा ग्राउंड से मेहनत करना होगा। अगर आपका छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, है ना। तो सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए सिलेबस, जो हम आपको डिस्कस कर दिए सब चीज के बारे में, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सब चीज के बारे में, फिर पे कितना है, सब चीज के बारे में तो डिस्कस कर दिए। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जानेंगे कि 2016 में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो क्यों ना आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए, है ना। क्योंकि आप लोग भी इन दिनों बहुत ही छठ माता की पूजा कर रहे होंगे, है ना, या किए होंगे, ऐसा उम्मीद किया जाता है। तो चलिए, और झारखंड और बिहार के लोग तो इस फेस्टिवल को इतना महापर्व की तरह मनाते हैं कि पूरे साल कोई पर्व इस तरह नहीं मनाता है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पेड़ पर मीठे फल लगे होते हैं, है ना। सही बात है कि आप मतलब होता है ना कि बहुत लड़के लड़कियां जो है सब नेगेटिविटी बातों में डूब जाते हैं कि फलानवा क्या कर रहा है, चिलानवा क्या कर रहा है ना, ऐसे ऐसे बातें आने लगता है। उससे क्या मतलब बनता है। आप अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हल्का समय लीजिए, कीजिए वो काम को, है ना। दुनिया एल के से तब डरो, मतलब लोग क्या कहेंगे तब डरो जब आप कुछ गलत करते हो। बट आप जब कुछ सही कर रहे हो तो फिर उसके बारे में सोचो ही मत। समझ में आया। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और आज जानेंगे कि हम लोग किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन जो है सो अब आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, तो अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन समझ में ना आवे तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे बाबू, जब सिलेबस टॉपिक वाइज मूव करेंगे हम लोग, उस समय आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा और सब चीज बताया जाएगा उस समय, है ना। तो आते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में, और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बना तो ठीक है और नहीं बना तो भी ठीक है। जिससे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि if y is equal to log sin log x then dy by dx निकालना, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है ना। dy by dx का मतलब क्या है, डेरिवेटिव करना। अब देखिए समय आप लोग को कहाँ बचाना, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx आएगा। इसका मतलब इसी को डिफरेंशिएशन करते डायरेक्ट उतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन को एक बार लिखे फिर एकदम बारीकी से सॉल्व करते हैं, उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है ना, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये लॉग, देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये लॉग और लॉग के बाद जितना भी टर्म है वो उसको x मान लीजिएगा, है ना, x मान लीजिएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x और x के जगह पर है क्या, तो x के जगह पर है sin log x, तो sin log x कर दिए, sin log x। ये हो गया log x का डिफरेंशिएशन। उसी तरह आपको जनरल टर्म हमेशा मान के चलना,
उसी तरह अब ये हो गया मेरा, इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया लॉग का। अब ये साइन है, इसको x मान लेना है ना, इसको x मान लेना है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहां लिख देंगे cos, और x की जगह पर क्या है, log x, है ना। अब इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब बचा किसका डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन बच गया। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x कर दिए। अब उसके बाद देखिए cos बाय साइन क्या होता है, cot log x बाय x हो जाएगा। तो cot log x डिवाइड बाय x किस नंबर ऑप्शन में, 1/x cot log x, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो उतना बारीकी से आपको सॉल्व नहीं करना है। देखिए हर कोर्स मतलब हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। वो क्या होता है कि आपका 100% में 60 से 70% आपका इजी ही रहता है, 10% से 15% आपका रहता है मॉडरेट, और 10 से 15 जो बच गया वो आपका रहता है हार्ड लेवल का, है ना। तो आप ये चीज मतलब आपको समय बचाना ना, क्योंकि जो हार्ड आएगा तो इतना शॉर्टकट तो बनेगा नहीं। जिसका क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़िया रहेगा बाबू लोग, तो इतना आसान तरीका से तो बनेगा नहीं। तो ये सब में समय बचा के उसमें इंप्लीमेंट करना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा सारा, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे ही समय मिलते हैं, है ना। तो ये समय बचाना आपको और इंप्लीमेंट करना जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है उसमें। तो देखिए ये समझ में आ गया, वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, डिफरेंशिएशन ही करना था, है ना। मूव करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि cos θ1 प्लस का i sin θ1 डिवाइड लिखा हुआ है ना, डिवाइड cos θ2 प्लस का i sin θ2 किसके इक्वल होगा। अब देखिए ये डिवाइड में है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आयोटा है बाबू वो डिवाइड में रहना पसंद नहीं करता है ना। वो हमेशा ऊंचा देखना पसंद करता है। जैसे नहीं होता है, कहावत में भी सुने हैं कि माँ जो है सो अपने मतलब इसको बोलते गोदी ना, गोदी पर लेती है अपने बेटे को। क्यों, क्योंकि माँ चाहती है कि जहां तक हम देखें एटलीस्ट तुम भी वहां तक देखो। लेकिन बाप जो है ना सो अपने बेटे को, संतान को कंधे पे लेता है। क्यों, क्योंकि बाप चाहता है कि हम जहां तक देखें ना उससे भी दूर तुम देखो, है ना। उसी तरह जो आई है बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉपर्टी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बाबू, वो पिताजी वो अपने बेटे आयोटा को कभी नीचे देखना नहीं चाहता, वो हमेशा उसको ऊपर देखना चाहता है ना। इसका मतलब ये जो आई है नीचे, उसको हमको रिमूव करना होगा। रिमूव करने का क्या तरीका, सिंपल सा गुरुजी, इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए। ये लिखा क्या है बाबू, तो ये लिखा है मेरा cos θ1, देखते जाइएगा ये क्या लिखा हुआ है cos θ1, और फिर क्या है प्लस का i sin θ1, i sin θ1, है ना, और डिवाइड बाय फिर नीचे क्या है cos θ2 और प्लस का i sin θ2 sin θ2। ये नीचे हटाना बाबू, निचला टर्म को हमको हटाना, तो इससे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते बाबू, तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस का i sin θ2, है ना, और डिवाइड बाय cos θ2 और माइनस का i sin θ2, ये हो जाता है। अब देखिए हम लोग जो है सो रियल कैसे ऑब्जर्व, रियल कैसे निकलेगा, तो रियल निकालने का तरीका है गुरुजी कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई कीजिए। तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos θ1 और इनटू में cos θ2। और ये रियल कैसे कैसे आ सकता है वो देख रहे बाबू। तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई किए तो रियल आया, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रियल आएगा गुरुजी। तो देखिए यहाँ i है और यहाँ माइनस का i है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का sin θ1 और इंटू में sin θ2। ये रियल पार्ट आ गया। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा कि रियल को जब इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ रियल रहा बाबू और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का cos θ1 और इंटू में sin θ2, और फिर ये इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin θ1 और इंटू में cos θ2, है ना। यही होता है, रियल लाने के लिए रियल को रियल से मल्टीप्लाई कीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कीजिए तो रियल पार्ट आएगा। और इमेजिनरी पार्ट लाना है तो बस रियल को इमेजिनरी से, इमेजिनरी को रियल से,
इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है ना, और रियल आना तो सेम से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं, नीचे क्या लिखा हुआ है, cos थीटा 2 प्लस का i sin थीटा 2 और इनटू में है cos थीटा 2 माइनस का i sin थीटा 2। ये फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस का b इनटू में a माइनस का b। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसका मतलब है गुरुजी यहां हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय थीटा 2 माइनस का i स्क्वायर साइन थीटा 2। अब देखो बाबू i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 2, और cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 2 क्या होता है 1 होता है। मतलब नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसी को सॉल्व करते ये फॉर्मूला बन गया, cos है इनटू में cos b प्लस का साइन है इनटू में साइन b, तो क्या होता है cos a माइनस का b, तो cos थीटा 1 माइनस का थीटा 2 और प्लस का i, यहां देखिए साइन है इनटू में cos b और माइनस का cos है इनटू में साइन b, तो ये बन जाएगा साइन थीटा 1 और माइनस का थीटा 2, है ना। अब देखिए cos थीटा 1 माइनस का थीटा 2 प्लस का i साइन थीटा 1, cos थीटा 1 माइनस का थीटा 2 प्लस का i साइन थीटा 1 माइनस का थीटा 2। ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया जाता है ना। जब आप क्लास कीजिएगा ना बाबू, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस पूरा जितना भी आप लोग को पढ़ना है, तो आप लोग को कोई सा भी क्वेश्चन करने में तकलीफ नहीं होगा, समझ में आया। अभी आप लोग को हो सकता कभी कहीं दिक्कत लगे, इस सब क्वेश्चन में तो खैर दिक्कत नहीं लगना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हो सके दिक्कत लगे, बट आफ्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं हम कि इस क्वेश्चन के जरिए ही आप लोग को सारा बात समझाना समझ में जरूर आएगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग तब, है ना, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश कीजिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ फॉर a एंड b आर टू पैरामीटर्स है और y इज इक्वल टू a cos 3x प्लस का b sin 3x दिया हुआ है, तो d2y बाय dx स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव किया और हाईएस्ट डेरिवेटिव कहां तक गया d2y, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए हम लोग दिमाग नहीं लगाना कि इसमें क्या आएगा, हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बार किया 2 बार, तो 2 बार करके फिर इस वैल्यू पे पुट कर देते हैं, जो आंसर देगा वही मेरा, जो LHS होगा वही RHS होना चाहिए, है ना। तो हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव कहां तक गया 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगा इस पे बाजार देंगे सभी इक्वेशन में, जो LHS बराबर RHS देगा वही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब जैसे y बराबर a cos 3x लिखा हुआ है और प्लस का b sin 3x लिखा हुआ है, आप लोग को ये पता ना कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाय dx, तो dy बाय dx को बाबू हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, y1 को हो या y डैश को, ये तो बात पता होगा। डबल डेरिवेटिव रहेगा तो y2 या y डबल डैश, है ना। चलिए इतना बात तो पता रहेगा, उम्मीद करते हैं। तो हम बार बार d2 ये तो लंबा ही लिखने रहे, हम डायरेक्ट y डैश लिख रहे हैं ना, समझ जाइएगा आप लोग। तो y डैश बराबर यहां तक कि a cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a और cos 3x का sin 3x माइनस का sin 3x, है ना। और फिर यहां क्या लिखा हुआ है sin 3x, तो इसका क्या हो जाएगा 3b और sin 3x का cos 3x, है ना। और 3x का होता है 3 बाबू पहले से लिख दिए, है ना। उसके बाद फिर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9a sin 3x का हो जाएगा cos 3x, और फिर ये क्या लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा माइनस का 9b और cos 3x का हो जाएगा माइनस का sin 3x और 3 का 3 यहां लिख दिए, है ना। अब यहां देखिए माइनस का 9 अगर कॉमन लेते हैं बाबू, माइनस का 9 यहां कॉमन लिए तो यहां क्या बनेगा a cos 3x प्लस का b sin 3x, और a cos 3x प्लस का b sin 3x का वैल्यू क्या दे रखा y, इसका मतलब कि जो y डबल डैश है मतलब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 9y। अब यहां देखिए इसको पुट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू माइनस का 9y बाबू, इसके जगह पर अगर हम लोग माइनस 9y पुट कर दिए तो माइनस का 9y और प्लस का 9y कितना हो जाएगा 0, मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, जहां तक हाईएस्ट डेरिवेटिव किया है वहां तक डिफरेंशिएशन कर देना आपको, उसके बाद आराम से क्या करना है तो इक्वेशन में पुट कर देना है, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही मेरा क्या बन जाएगा आंसर, है ना।
चलिए, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। और दिक्कत हुआ होगा तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा में आप लोग बहुत डंडी मारे होंगे, है ना, ये लड़का लड़की के चक्कर में रहे होंगे, सही से पढ़े होंगे, तो ये सब सवाल में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि द वैल्यू ऑफ साइन के पावर 4x dx इन 0 π/2, मतलब इस इंटरवल में बताना कि साइन के पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखिए यहां एक फॉर्मूला यूज होगा बाबू, वो क्या होगा कि 1 माइनस का cos 2x और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये होता है बाबू साइन स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना पड़ेगा वैल्यू, है ना। और एक होता है 1 प्लस का cos 2x, 1 प्लस का cos 2x डिवाइड बाय 2, ये जो है सो वैल्यू होता है cos स्क्वायर x का। बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। साइन 4x लिखा हुआ ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, अब हमको इंटीग्रेशन करना तो बार बार इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे रहे, इतना तो दिमाग होना चाहिए आप लोग को, समय बचाना है। साइन स्क्वायर एक्स, देखिए आज जो है ना आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेन मकसद है बाबू कि एक तो आप लोग को क्वेश्चन से हूबहू करवाना कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और दूसरा ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने एग्जाम में समय को कैसे बचा सकते हैं, है ना। ये समय को बचाने का तरीका भी आज बताया जा रहा है आप लोग को। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग पूरा एकदम विश्लेषण से चले जाते हैं, जैसे मास्टर 2 नंबर के जगह 5 नंबर दे देगा, ऐसा तो होता नहीं है। हमको इंटीग्रेशन करना, ये दिमाग में रखना। अब देखिए इसको तो लिख सकते हैं साइन के पावर 4x को साइन स्क्वायर x के पावर होल स्क्वायर एकदम लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते हैं, हम उसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। साइन स्क्वायर x को हटा के क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। अब इसका स्क्वायर करने बोल रहा है बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा 1a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x और माइनस का 2ab 2 cos 2x, यही बनेगा। चलिए अभी भी स्क्वायर है, स्क्वायर जा रहा है बाबू, वहां तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सिंपल इस तरह का फॉर्मेट बनेगा तो इंटीग्रेशन करना आसान रहता है, मतलब कर सकते हैं, आसान क्या रहेगा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के फंक्शन को डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, पावर को रिमूव ही करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ cos स्क्वायर x आ गया, इसको भी हटाना पड़ेगा, ये 1/4 रहने देते हैं 1, ये माइनस का 2 cos 2x है, इसको भी रहने दीजिए। अब इसको रिमूव करेंगे बाबू cos स्क्वायर 2x। अब बात को समझिए, यहां जो लिखा हुआ रहता है बाबू, यहां जो लिखा हुआ रहता है इसका डबल रहता है ना, यहां जो एंगल यहां लिखा हुआ है इसका डबल रहता है इसमें। जैसे यहां x लिखा हुआ तो यहां 2x होगा, तो यहां अगर 2x लिखा रहेगा बाबू तो यहां क्या हो जाएगा 4x। इसका मतलब अगर cos स्क्वायर 2x को रिमूव करना चाहें तो ये होगा गुरुजी 1 प्लस cos 4x और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। एलसीएम तो लेना आता है आप लोग को, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा बाबू, है ना। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 दूनी का 4 cos 2x और ये हो जाएगा प्लस का cos 4x। ये समझ में आया कि नहीं? एलसीएम ले तो यहाँ 2 और 1 यहाँ बना 3 हो गया, माइनस का 4 cos 2x और ये हो गया cos 4x। अब एलसीएम ले तो यहाँ 2 आएगा सभी के नीचे, और यहाँ बाहर से बैठा 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 1/8, है ना। अब इसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है, कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर के फॉर्मेट में अब है नहीं, तो इंटीग्रेशन करना इसका बड़ा ही आसान है। इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 1/8 तो बाहर बैठा ले, इसको रहने दीजिए। 3 का क्या हो जाता है 3x माइनस का ये cos 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन बाबू, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, तो यहां लिख देते हैं sin 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में 2 लिख दिए। उसी तरह cos 4x का क्या हो जाएगा तो sin 4x और डिवाइड बाय 2, तो 2 लिख दिए। और लिमिटवा कहां से कहां तक बैठाना है तो 0 से π/2 बैठाना है, बोला है लिमिट 0 से π/2 बैठाने के लिए। अब बात को समझिए, यहाँ मल्टीप्लाई तो 1/8 है बाबू, ये तो पता है आप लोग को। अब यहाँ देखिए π/2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/8 और इनटू में ये बन जाएगा 3π/2, है ना, 3π/2 बनेगा ना, एकदम बनेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ π/2 पुट करेंगे तो π/2 2 से 2 कट गया, sin 2π का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ये चीज जो है गुरुजी ये चीज क्या बन जाएगा 0, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये चीज मेरा क्या बन गया, तो ये बन गया 0। यहां भी देखिए बाबू अगर π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो sin 2π का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये भी आपका 0 आ गया।
तो इसका आंसर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/16, जो किस नंबर ऑप्शन में 3π/16, ऑप्शन नंबर डी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत इस सवाल में? अब थोड़े बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ज्ञान होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन यूं ही बनेगा आपसे, है ना। नॉर्मल इंटीग्रेशन का सवाल था, उम्मीद करते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, डेफिनेट इंटीग्रल से सवाल था बाबू, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 3 के पावर y माइनस का x। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को निकालना है। अब ये जो है बाबू ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड पढ़े हैं बरहमा में। एक तो आपका था वेरिएबल सेपरेशन मेथड, है ना, दूसरा आपका होमोजेनियस मेथड, और तीसरा जिसमें हम लोग p बराबर e के पावर px मानते थे बाबू, है ना, p बराबर e के पावर px dx इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा मानते थे ना, जिसका जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। तो 3 मेथड है, उसको कौन सा मेथड कहते हैं भूल गए, याद नहीं आ रहा अभी। तो 2 मेथड, तो तीनों मेथड तो पता है आप लोग को। ये जो मेथड बाबू ये किससे बनेगा सो देखिए, पहले उसको शकल सूरत बढ़िया कर दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है dy/dx, dy/dx, इसको कर देते हैं 3 के पावर y और इनटू में कर देते हैं 3 के पावर माइनस का x, है ना। अब देखिए जो x है उसको एक टर्म में लेते आते हैं, जो y है उसको एक साथ लेते आते हैं, एक टर्म में नहीं एक साथ लेते आते हैं। इसको इधर लेके आएंगे बाबू तो 3 के पावर y डिवाइड में आ जाएगा, फिर उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 3 के पावर माइनस का y हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर माइनस x और ये हो जाएगा dx। उसके बाद यहां से इसको दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर देना है इंटीग्रेशन। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो बता बाबू 3 के पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a टू द पावर y a टू द पावर x और डिवाइड बाय log a, लेकिन अभी भी माइनस y का इंटीग्रेशन बचा हुआ है तो माइनस का यहां लग जाएगा। फिर इज इक्वल टू उसी तरह a टू द पावर x डिवाइड बाय log a और यहाँ माइनस एक्स है बाबू तो यहाँ माइनस का, और यहाँ बन जाएगा प्लस का c। अब देखिए कांस्टेंट जो है ना सभी के देखिए डिनोमिनेटर में log 3 आ रहा है, तो कांस्टेंट में तो फ्रीडम में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह का 2 टर्म आया उसी तरह का 3rd टर्म भी मान लीजिएगा, आपको फायदा होगा उससे। तो कांस्टेंट मान लिए c/log 3। अब इससे ये फायदा हो गया गुरुजी कि यहाँ देखिए log 3 से log 3 और log 3 से कैंसिल आउट हो गया। इसको खींच के इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 3 के पावर माइनस का x, ये बन गया माइनस 3 के पावर माइनस का y और इज इक्वल टू क्या बन गया c। अब आंसर में मैच करते हैं, तो आंसर में मैच कर आप 3 के पावर माइनस का x को क्या लिख सकते हैं 1/3 के पावर x, और यहाँ लिख सकते हैं 1/3 के पावर y। तो 1/3 के पावर x माइनस 1/3 के पावर y इज इक्वल टू c। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं बाबू ये सारे क्वेश्चन आपका 11-12 से ही मैच करता है। 11-12 आपका बढ़िया होना जरूरी है। और अभी कोई सा भी आप टीजीटी का खासकर तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स में तो आपका 11-12 का ही वेटेज आपका 60 से 70% रहता है बाबू, 60 से 80% मानिए उसको, लेवल अच्छा कर देता है। 60 से 80% आपका वेटेज रहता है 11-12 का। तो 11-12 तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है कि आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अभी तक जितना ही करवाएं सब क्वेश्चन आपका 11-12 से मैच करता है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में भी। आपका क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि इफ a1 a2 से लेकर an आर द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 देन माइनस का a1 माइनस का a2 डॉट डॉट माइनस का an आर द रूट्स ऑफ। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि a1 a2 से लेकर an जो रूट्स है fx इज इक्वल टू 0, तो हमको बताना है कि माइनस a1 माइनस a2 से लेकर माइनस an तक रूट्स किसका होगा। अब देखिए ये बड़ा ही मस्त सवाल है। अब ये सवाल को आप लोग सॉल्व करना है HW में, ये कल हम जरूर करवाएंगे, घबराइएगा मत। ये HW में करके आना आप लोग को। और एक आगा इसमें हिंस दे देते हैं। क्या हिंस दे देते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कभी मतलब दो ही रूट्स को मानना। जब 2 रूट्स मानेंगे बाबू तो जब भी किसी इक्वेशन का 2 रूट्स पता हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उसके बाद उस रूट्स को सिर्फ माइनस का साइन चेंज कर देना। माइनस से की है ना बाबू, कुछ अंतर इसमें, सिर्फ ये आपका ए पॉजिटिव में सब और ये नेगेटिव में सभी चले जा रहा है, तो आपको नेगेटिव कर देना। उसके बाद देखना कि उसका इक्वेशन क्या आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका HW है, उम्मीद करते हैं तो बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा,
है ना, ट्राई कीजिएगा, 2 ही रूट्स मान के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, है कि नहीं। पूरा रूट्स लीजिएगा तो फिर कंफ्यूज में डूब जाइएगा। 2 ही रूट्स मानिएगा और 2 रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया जा सकता है, और उसके बाद फिर उस रूट्स को साइन चेंज कर दीजिएगा, उस रूट्स का साइन चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है सो, है ना, या तो फिर क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं, व्हाटएवर जैसे भी आप लोग को पता है वैसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। कल इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे, है ना। आज छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को आपके लिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट थीटा ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां देखिए, हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालने बोल रहा है। अब नॉर्मल का इक्वेशन तो निकाल सकते हैं, क्या चाहिए उसके लिए, एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट हमको याद रखना बाबू, जब भी आप नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं किसी हाइपरबोला पे, तो उसका हमेशा पॉइंट जो है ना बाबू, ये चीज वो आपको याद रखना होगा। पॉइंट वा क्या होता है, तो पॉइंट होता है a sec थीटा और b tan थीटा, ये चीज भी याद रखना पड़ेगा आपको। अभी हल्का सा बीएससी लेवल का चल गया, है ना। जब भी आपको हाइपरबोला पर कोई नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, कोई नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि उस नॉर्मल में किसी कोई भी एक पॉइंट जो बाबू, उसका फॉर्मेट इसी तरह का रहता है, a sec थीटा और b tan थीटा, ये इसका क्या होता है, पॉइंट होता है ना। तो पॉइंट पता चल गया, तो जब पॉइंट पता चल गया तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप। कैसे निकालेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस का 2y डिवाइड बाय बी स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये dy बाय dx तो स्लोप है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो dy बाय dx, यहां देखिए बाबू dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पहले दो दो दोनों में है तो दो दो कैंसिल आउट कर दिए, dy बाय dx निकालेंगे, उसको ऐसे लेते गए बराबर का इस साइड, तो यहां बच गया बरा x डिवाइड बाय a स्क्वायर, है ना। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इनटू में b स्क्वायर और इनटू में y। ये चीज समझ में आ गया, है ना। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको x और y का वैल्यू पता है, यही तो दे रखा है, तो x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। x का वैल्यू क्या है, a sec थीटा, तो यहां लिख दिए a sec थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर और इनटू में b स्क्वायर लिख दिए, और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है b tan थीटा, तो यहां लिख दिए b tan थीटा। अब कुछ कट उठ रहा है, काटिए इसको फरसा से, ये a से a खत्म, ये b से ये b खत्म, तो यहां बच गया sec थीटा क्या होता है 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो cos थीटा कट जाएगा, तो यहां आपका सिंपल बच जाएगा गुरुजी b बाय a और नीचे बच जाएगा sin थीटा, है ना। cos थीटा तो खत्म हो गया कहानी। अब हमको निकालना किसका इक्वेशन बाबू, नॉर्मल का, तो अब पॉइंट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, इजीली निकाल सकते हैं। y माइनस y1 क्या दे रखा, b tan थीटा, तो लिख दिए b tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 dy बाय dx, तो माइनस का 1 dy बाय dx, तो नीचे हो जाएगा b और ऊपर हो जाएगा a sin थीटा, है ना, और इनटू में x माइनस का x1 क्या है, a sec थीटा, तो यहां लिख दिए a sec थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इनटू में b माइनस का b स्क्वायर tan थीटा, b स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा फिर माइनस का ax sin थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं कि फिर b कहां रख देंगे गुरुजी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, और देखिए बाबू cos sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, क्या बन जाएगा tan थीटा, तो ये बन गया a स्क्वायर tan थीटा, है ना। अब इसको अगर उस साइड लेके जाएंगे तो tan थीटा कॉमन आएगा, tan थीटा कॉमन आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए यहां हल्का सा समझिएगा, इसको इस साइड लेते आ रहे हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे बाबू, तो बन जाएगा ax, ये कहां है b बाय a tan थीटा। अच्छा ये निकाले ना, चलिए यहां से देखिए बाबू, यहां से देखिए अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो बन जाएगा ax sin थीटा, ax sin थीटा और प्लस का yb इज इक्वल टू यहां से tan थीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो tan थीटा कॉमन कर लिए, tan थीटा कॉमन कर लिए तो बन जाएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। दिख रहा है ना, विजिबल तो होगा ही, ऐसा उम्मीद किया जा सकता नहीं है तो देख लीजिए, है ना।
अब देखिए टेन थीटा को इस साइड लेके आएंगे तो देखिए ये टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा ax साइन थीटा तो कैंसिल आउट जाएगा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ax सेक थीटा प्लस का वाई बी डिवाइड बाय टेन थीटा के साइड लेते आ रहे बाबू, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, ax डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस का by डिवाइड बाय टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी डी जो है सो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल को इस तरह बनाना है। अब इसमें एक मूल रूप से बात याद करने वाले थे, वो कौन सी बात थी बाबू, तो वो थी बात कि आप ये जो नॉर्मल जब भी याद रखेगा, हाइपरबोला में नॉर्मल का पॉइंट लेना है तो उसका पॉइंट जो है सो p मतलब पॉइंट जो है सो a सेक थीटा और b टेन थीटा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी आप किसी हाइपरबोला में नॉर्मल में एक पॉइंट लीजिएगा, नॉर्मल का एक पॉइंट लीजिएगा तो हमेशा आपका एक पॉइंट बनेगा a सेक थीटा और b टेन थीटा। ये फॉर्मूला आपको मतलब ये फॉर्मूला नहीं, ये पॉइंट आपको खपड़िया में रहना चाहिए तभी ये सवाल बनेगा। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं इस सवाल में भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद तो ये चीज में पता होगा, उसके बाद तो ये फिर ब्रह्मा का ही कंसेप्ट आ गया ना बाबू कि नॉर्मल के इक्वेशन क्या होता है, पुट पार्ट कीजिए और वैल्यू लाइए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट बाद में देखेंगे गुरुजी, पहले थीटा निकालते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या, साइन पी, और डिवाइड बाय रियल पार्ट। और रियल पार्ट क्या है बाबू, तो रियल पार्ट है 1 माइनस कॉस पी, तो 1 माइनस का कॉस पी कर दिए, है ना। फॉर्मूला तो पता है आप लोग को, ये हो गया आपका टेन इनवर्स ये क्या होता है, साइन पी का वैल्यू, तो साइन पी का वैल्यू होता है 2 साइन पी बाय 2 और इंटू में कॉस पी बाय 2, है ना। और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस पी का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर पी बाय 2। अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, 2 उधर लिए नहीं थे, डिवाइड में था, ये वही फॉर्मूला बन गया। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर पी बाय 2 से साइन पी बाय 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ बन गया गुरुजी टेन इनवर्स, और ये होता है कॉस पी बाय 2 और साइन पी बाय 2, तो क्या बन जाएगा कॉट पी बाय 2, है ना। अब ये इनवर्स में है, इनवर्स में इसका मतलब यहाँ पे 10 रहता गुरुजी तो अच्छा रहता मेरे लिए, है ना। इसे ये टेन इनवर्स और ये क्या होता है 10 पाई बाय 2 माइनस का पी बाय 2 लिख सकते हैं, तो वापस ये क्वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इससे हमको ये फायदा हो गया, टेन इनवर्स से 10 खत्म हो गया, तो ये मेरा आ गया पाई बाय 2 और माइनस का पी बाय 2। ये मेरा क्या है, ये आया थीटा, है ना, ये मेरा थीटा है। अब आर्गुमेंट निकालना है हमको। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए फिर हमको देखना पड़ता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा बाबू, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट निकाल रहे हैं ना बाबू, यहां आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बाबू तो आर्गुमेंट जो है सो थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये पाई माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ में रिवर्स में चलता है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो माइनस का पाई और प्लस का थीटा हो जाता है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो ये माइनस का थीटा हो जाता है ना। अब ये डिटेल में बताएंगे जब क्लास करवाएंगे, जिस समय उसमें डिटेल में बताएंगे ये होता कैसे। लेकिन ये फिलहाल अभी याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस का थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का पाई प्लस का थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का थीटा। अब हमको यहाँ देखना गुरुजी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए बाबू यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस का कॉस पी प्लस का साइन पी। अब गुरुजी यहाँ जो कॉस पी लिखा हुआ है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अगर 1 भी रख देंगे तो ये क्या बनेगा 0। इसका मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता गुरुजी। रियल पार्ट जो लिखा हुआ 1 माइनस का कॉस पी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। ये बनेगा तो बनेगा ही पॉजिटिव या 0 बनेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये भी मेरा क्या है, ये भी पॉजिटिव है, साइन पी भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव, किस एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। तो कहां एक्स एक्सिस, कौन सा क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव रहता है, वाई भी पॉजिटिव रहता है। तो क्वाड्रेंट के बारे में तो आप लोगों को पता है ना।
यहाँ जो है गुरुजी ये दोनों पॉजिटिव रहता है। कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दोनों पॉजिटिव बाबू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताएं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है सो किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? π/2 माइनस का p/2, π/2 माइनस का p/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये याद रखिए, आप आराम से पहले थीटा निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आर्गुमेंट निकालने से पहले आपको क्या जानना हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में ला कर रहा है। जब वो पता चल जाएगा तो फिर आप इजीली निकाल सकते हैं, और वो निकालना आसान रहता है क्वाड्रेंट के बारे में, है ना। 11 में सबसे पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री में, क्वाड्रेंट के बारे में जाना डिटेल में, है ना। पढ़े होंगे बढ़िया से, लड़की लड़का का चक्कर नहीं रहा होगा तब। तो इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि f माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन द फंक्शन f इज कॉल्ड। अब देखिए याद रखिएगा बाबू, f अगर माइनस का x माइनस के चिन्ह को खा जाए बाबू, तो माइनस के साइन को कौन खाता है? और f माइनस का x अगर माइनस का साइन को उगल दे, तो ये माइनस के साइन को खाया बाबू, इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। माइनस का साइन को खा नहीं जाता है, जैसे -1 के पावर 2 लिखेंगे तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, -1 के पावर 4 लिखेंगे, मतलब जितना भी इवन नंबर लिखेंगे माइनस के साइन को खा जाएगा। लेकिन ऑड में ऐसा नहीं होता है। ऑड में क्या होता है कि माइनस के साइन को उगल देता है। -1 के पावर 3 लिखेंगे बाबू तो -1 आएगा, तो माइनस के साइन को उगल देता है। अब यहाँ क्या बोला कि f माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का fx होता है, मतलब ये उगल दिया। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ऑड फंक्शन, जो किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा फंडा था इनसे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट करना हम लोग को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फोकल कॉर्ड PQ एंड फोकस S ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x इफ SP इज इक्वल टू L है और SQ इज इक्वल टू L डैश है, देन 1/L प्लस का 1/L डैश क्या होगा, है ना। तो ये पैराबोला दे रखा है, बनाते हल्का सा फिगर। ये एक पैराबोला दे रखा है, ये पैराबोला। अब इसका एक फोकल कोड है ना, फोकल कोड है। इसको मान लेते हैं ये P है बाबू और ये Q, और एक दे रखा S जो इसका फोकस है। अब देखिए बाबू ये इक्वेशन क्या है? y² इज इक्वल टू 4x। तो ये जो ए पार्ट लिखा हुआ बाबू यही रहता है मेरा फोकस, है ना। तो अगर फोकस का यहाँ कोऑर्डिनेट लिखना चाहे 4x लिखा हुआ है, तो यहाँ s क्या मेरा फोकस, तो अगर s का कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो क्या होगा? तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a और 0, है ना। s का कोऑर्डिनेट a 0 हो जाएगा, यहाँ से आए समझ में आया। ये a जो क्या दिखाता है x एक्सिस को, तो a 0 हो गया फोकस। चलिए अब यहाँ देखिए P और Q भी पता चल जाए तो हम जो इतना तामझाम दिया गुरुजी पता चल जाएगा हमको। तो याद रखिएगा हमेशा क्या चीज, कि जब भी आप एक पैराबोला पर एक फोकल कोड ड्रॉ करते हैं तो जो दो पॉइंट क्रिएट होता है, दो पॉइंट से टच होकर जाता है, पैराबोला के जिस दो पॉइंट से टच होकर जाता बाबू, उसका इक्वेशन क्या होता है जनरल, तो होता है a_t1 का स्क्वायर और एक होता है 2a_t1। ये याद रखिएगा। अब ये दूसरा पॉइंट है तो इसको कुछ नहीं a_t2 का स्क्वायर मान लीजिए और 2a_t2 मान लीजिए, है ना। ये मान लीजिए, ये दो पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई पैराबोला से पॉइंट होके जाता है तो वो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है सो हमेशा किस फॉर्मेट में रहता है? a_t² और 2a_t का टाइप का रहता है ना। a_t² और 2a_t टाइप का रहता है, लेकिन यहाँ दो पॉइंट है इसलिए t1 t2 मान लिए। समझ में आया। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जो दोनों का प्रोडक्ट है बाबू t1 इंटू में t2 वो हमेशा क्या होता है? -1। बस इतना ही चीज याद रखना है। अब इतना चीज याद रखेगा तो आराम से बनेगा। अब SP निकालना है, SP बराबर L है और SQ बराबर L डैश है, तो SP निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। SP निकालिए। SP कैसे निकलेगा बाबू? रूट अंडर SP निकालना है ना, SP। तो a_t1 का स्क्वायर, a_t1 का स्क्वायर और माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस 2a_t1 का स्क्वायर और माइनस का 0 हो जाएगा ना, तो 2a_t1 का स्क्वायर लिखते हैं सिर्फ। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a सभी में बाबू, a स्क्वायर सभी में, तो a खींच के बाहर लाते आए। a जब खींच के बाहर लेता है तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया मेरा, फिर फॉर्मूला तोड़ दिए, a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो t1 के पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2t1 स्क्वायर,
है ना। यहाँ टी स्क्वायर माइनस का मान बचा ना, तो उसी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और ये बन जाएगा प्लस का 4t1 का स्क्वायर। समझ में आया, प्लस का 4t1 का स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना बच्चा लोग, यहां तक जो है सो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। माइनस का 2t1 का स्क्वायर, ये हो गया 4t1 का स्क्वायर। अब यहां देखिए 4t1 है और यहाँ 2t1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2t1, यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं प्लस का 2t1 का स्क्वायर और इसको मिटा दे रहे हैं। समझ में आया ना। चलिए अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, अगर इसको हम लिखना चाहें बाबू तो ये क्या लिख सकते हैं, a रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं गुरुजी t1 का स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तोड़िए इसको, a स्क्वायर तो t1 के पावर 4 प्लस का b स्क्वायर 1 और प्लस का 2ab तो 2 और t1 का स्क्वायर ये दे रखा है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा a और ये हो जाएगा t1 और प्लस का t1 का स्क्वायर और प्लस का 1, यही निकल जाएगा। तो ये क्या निकला sp, और ये sp बराबर ही हमको क्या दे रखा l, है ना, ये तो मतलब l का मान निकल गया। अब l डैश क्या दे रखा sq इज इक्वल टू, अब देखो बाबू sq निकालना है तो इसमें और इसमें अंतर क्या है गुरुजी, तो इसमें और इसमें सिर्फ अंतर है, यहाँ t1 है और यहाँ t2 और कोई अंतर नहीं। मतलब ये भी सेम आना, ये भी आपका सेम आना, बस अंतर है t1 की जगह पर t2 रख दीजिए, है ना। और ये मेरा क्या निकल गया l डैश, है ना। तो l और l डैश निकल गया, उसका रेसिप्रोकल करके ऐड किया हुआ है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ 1 बाय l लिखा हुआ है ना, 1 बाय l, तो 1 बाय l करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू में देख t1 का स्क्वायर और प्लस का 1 और फिर प्लस 1 डिवाइड बाय t2 के स्क्वायर, 1 बाय l डैश लिखा हुआ है, तो 1 बाय l डैश क्या है, तो a इंटू में t2 का स्क्वायर, a इंटू में t2 का स्क्वायर और प्लस 1, यही लिखा हुआ है। अब 1 बाय तो कॉमन कर लेते हैं, चलिए जी 1 बाय a जो है सो कॉमन कर लेते हैं। 1 बाय कॉमन कर लेंगे तो नीचे क्या बचेगा t1 का स्क्वायर प्लस का 1 और t2 का स्क्वायर प्लस का 1। एलसीएम आता लेने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर मेरा t1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का t2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, है ना। और नीचे क्या बनेगा, तो नीचे देखिए मेरा क्या बनेगा, सो दिख रहा ना, ये हल्का ऊपर कर सकते हैं, है ना, दिख रहा होगा। नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा t1 के स्क्वायर इंटू में t2 के स्क्वायर और t1 इंटू में t2 क्या माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। फिर प्लस का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन गया, फिर प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो t1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो t1 का स्क्वायर कर दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का t2 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहां देखिए बाबू ये हो गया 1 1 प्लस 2 हो गया, तो t1 का स्क्वायर प्लस का t2 का स्क्वायर प्लस का 2, मतलब ये टर्म और ये टर्म पूरा कट गया गुरुजी, तो बच क्या गया 1 बाय, तो इसका जो वैल्यू है बाबू 1 बाय l प्लस का 1 बाय l डैश वो क्या आ गया 1 बाय a, जो किस नंबर ऑप्शन में 1 बाय ऑप्शन नंबर a जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी पैराबोला पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, a t स्क्वायर और 2at टाइप का रहता है, ये चीज पता होना चाहिए। कुछ हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, वो चीज आपको पता चल गया तो क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएगा, वही पता करना है ना, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z इज इक्वल टू cos थीटा i sin थीटा, देन मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्मेट का, तो हमको बताना कि z माइनस का 1 बाय z क्या हो जाएगा। तो z ये तो दे रखा फॉर्मेट बाबू, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो क्या होता है z, तो z होता है गुरुजी, पहले आप रियल पार्ट लिखिए, तो रियल पार्ट क्या cos थीटा और प्लस का i इमेजिनरी पार्ट, तो सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट रहता है, ये हो जाएगा sin थीटा, है ना। तो ये तो z दे रखा और माइनस का 1 बाय z बोला है, मतलब ये है cos थीटा प्लस का i sin थीटा माइनस का 1 बाय z बोला है, 1 बाय यहां हो जाएगा cos थीटा प्लस का i sin थीटा, और हम आप लोग को बताएं कि नीचे i रहना पसंद नहीं करता है, तो यहां क्या होगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का i sin थीटा और डिवाइड बाय cos थीटा माइनस का i sin थीटा, है ना। हाँ तो नीचे के देखियो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, 1 बन जाएगा, ऊपर वाला का तामझाम करते हैं, ये बन गया मेरा cos थीटा प्लस का i sin थीटा, है ना। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का cos थीटा
और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का आई साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया बाबू, इसको ऐड करेंगे तो 2i sin थीटा होगा। लेकिन हमको उसका क्या पूछा, कोऑर्डिनेट, तो रियल पार्ट तो क्या हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया 2i sin थीटा, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। रियल पार्ट बन गया 0 और इमेजिनरी पार्ट बन गया 2i sin थीटा जो लिखा हुआ है इसमें, है ना। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे 11 में, कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़ना था। आता है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 4 -1 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ये दे रखा है। मतलब हमसे पूछा कि डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के बीच। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां दे रखा है ना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, तो है 2 4 और -1, एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन मान लेते हैं यहां है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है बाबू, तो इस लाइन का इक्वेशन है x, यहां लिख देता है ना। इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है x + 5 = y + 3 / 4 = अब देखिए यहां जो है ना हल्का सा निकालना आसान रहेगा बाबू। हमेशा देखिए डायरेक्शन रेशियो पर जब भी आप खेलिएगा ना, तो अभी आपका x y और z तीनों पॉजिटिव रहना चाहिए। ये ससुर नेगेटिव कर दिए, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा z - 6, है ना। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा z - 6, और जो माइनस कॉमन किया उसको नीचे ठेल दीजिए, ये हो जाएगा -9। अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो पर खेलना होगा, तो जब भी डायरेक्शन रेशियो के ऊपर खेलिएगा तो हमेशा x y और z जो है सो हमेशा क्या होना चाहिए, तो हमेशा होना चाहिए आपका पॉजिटिव, है ना। आप देखिए हमसे क्या पूछा कि ये जो पॉइंट है गुरुजी और ये लाइनिया के बीच की दूरी जो है सो पूछा हमसे, ये बीच की दूरी पूछ रहा है ना। ये हमको ही निकालना है, ये हमको निकालना है डी। अब इस पॉइंट जो बाबू इसको हम मान लेते हैं Q है ना। तो Q का किसी तरह कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे निकलेगा वो। तो इसको जो बाबू हम लोग लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, है ना, लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको जब हम लैम्डा के इक्वल मानेंगे बाबू, तो यहां मेरा Q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, देखिए आराम से आप यहाँ Q का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, तो Q का कोऑर्डिनेट निकलेगा लैम्डा माइनस का 5, फिर निकलेगा 4 लैम्डा माइनस का 3, 4 लैम्डा माइनस का 3, और फिर निकलेगा मेरा माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 6, माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 6। ये निकल गया Q का कोऑर्डिनेट। लेकिन हमको लैम्डा का वैल्यू तो निकालना होगा, तभी ना वैल्यू, जब इसका वैल्यू अभी इस तरह कैसे निकालेंगे, यहाँ तो लैम्डा जो है वेरिएबल आ गया, है ना। अब उसको तो हटाना पड़ेगा, अब वेरिएबल आ गया मतलब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया Q का, और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब बात करते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे। अब देखो बाबू, अगर हम PQ यहां मान लेते ये पॉइंट ऑफ P है, तो PQ को अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहे, समझिएगा बढ़िया हमसे, अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहे किसका, PQ का, तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो PQ, कुछ नहीं होगा गुरुजी, क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा लैम्डा माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस का 7 हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 7 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 6 और प्लस का 1, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। चलिए डायरेक्शन रेशियो किसका निकल गया, PQ का। अब जब डायरेक्शन रेशियो निकल गया PQ का बाबू, और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, अब दोनों लाइन यहाँ एक चीज तो दिख रहा होगा, आंखों से देखने वाली बात है, जो ये PQ है बाबू इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है गुरुजी कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का समेशन 0 के इक्वल होगा कि नहीं। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है बाबू, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है, A1 A2 प्लस का B1 B2 और प्लस का C1 C2, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ये चीज तो आप लोगों को बखूबी पता है। अब डायरेक्शन रेशियो हमको निकल गया PQ का, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है। अब ये लाइन इधर गया है और PQ इस तरह है, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर है गुरुजी, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का समेशन 0 के इक्वल होगा।
अब समेशन 0 के इक्वल होगा तो फटाफट कीजिए, यहाँ क्या है लैम्डा माइनस का 7 x के जगह पर, और वहां क्या है डायरेक्शन रेशियो नीचे लो रहता है बाबू, याद रखिएगा लाइनिया के, ये 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, यहाँ लिख देंगे अगर लिखना चाहें तो, चूंकि जो PQ है वो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि PQ जो है सब परपेंडिकुलर है टू लाइन पे, है ना, लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए 1 इंटू में लैम्डा माइनस का 7, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस का 4 ना, तो प्लस का 4 इंटू में 4 लैम्डा माइनस का 7, और फिर क्या है, फिर है मेरा लिखा हुआ माइनस का 9, तो माइनस का 9 और इंटू में माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 7 जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया आपका लैम्डा माइनस का 7, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चक्का 16 लैम्डा माइनस का 4 7 का 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 9 का 81 लैम्डा और माइनस का 9 7 का 63, ये 0 के इक्वल हो गया। ऐड करने तो आता है, यहाँ 16 17 हो गया 17 और ये हो गया 81, 81 7 88 और 10 98 लैम्डा इज इक्वल टू, ये 98 लैम्डा इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 28 और 7 35, 35 और 63 और 5 हो गया 68 और 98, है ना, बराबर 98। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या निकल गया, तो लैम्डा का वैल्यू 1 निकल गया गुरुजी। मतलब क्यू का जो कोऑर्डिनेट 1 निकालना है गुरुजी, 1 वैल्यू पुट कीजिए तो क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, पुट कीजिए बाबू, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 5 तो माइनस का 4, है ना, फिर हो जाएगा 4 माइनस का 3 तो 1, और फिर हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 6 तो माइनस का 3, ये मेरा Q का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब हम लोग P का भी पता चल गया, Q का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो बस ये है डिस्टेंस निकालना PQ, तो PQ तो आप आराम से निकाल सकते हैं गुरुजी, कैसे निकालेंगे, तो PQ बराबर डिस्टेंस फार्मूला से, है ना PQ निकालना है तो x2 माइनस का x1 माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 2 का माइनस 4 और माइनस 2 तो माइनस का 6 और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया माइनस का 3 और प्लस का 1 तो माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया आपका 36 और 4 40, 40 और 9 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या निकल जाएगा 7। जो ऑप्शन किस नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग किए होंगे ब्रह्मा में, प्लेन में, लेकिन उतना तो याद हो रहा होगा तो बढ़िया है, वरना दिक्कत है। ये हम लोग ब्रह्मी में भी किए हैं, है ना। तो चलिए इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग, ये सवाल भी बहुत बढ़िया से बन गया। और याद रखेगा जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का समेशन जो है 0 के इक्वल होता है, वही कंसेप्ट इसमें लगाया है, और कुछ नहीं लगाया है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये समझ में आ गया ना, एक बार देखना चाहते हैं बड़ी पूरी आंखें नजरों से तो देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू साइन dy बाय dx। अब इसमें बहुत बचवा चतुर बनता है, वो क्या करता है, ये क्या करता सो दिखाते गलती। वो क्या करेगा कि साइन को खींच के साइड लेते आएगा, तो ये बन जाएगा गुरुजी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाय dx। हमसे क्या पूछा है गुरुजी, तो डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि कितना बार मैक्सिमम टाइम से डिफरेंशिएशन हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, dy बाय dx एक ही बार हुआ है। तो जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ मैक्सिमम, उसका पावर देखा जाता है, वही मेरा क्या कहलाता है डिग्री। तो पावर तो एक ही है, तो इसका मतलब है कि एक जो है सो मेरा डिग्री भी हो जाएगा। ये 100% नहीं बाबू, ये 200% गलत है। क्यों गलत है, देखिए ये सब चीज छेड़छाड़ कब करते हैं हम लोग, जब ये सॉल्व ना हो रहा हो तब, और जब ऐसा ही सॉल्व हो रहा हो तो क्यों छेड़छाड़ करेंगे। कहने का मतलब देखिए, ये साइन dy बाय dx लिखा है तो ऐसा थोड़ी उसको सॉल्व नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। इसके लिए हमको साइन x का एक्सपेंशन जानना होगा। तो साइन x का एक्सपेंशन होता क्या है, तो साइन x का एक्सपेंशन होता बाबू x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल माइनस का x के पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का x के पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस का x के पावर 7 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल और प्लस, इसी तरह चलते जाता है। मतलब ऑड में चलता बाबू और अल्टरनेटिव चलता 1 3 5, साइन भी अल्टरनेट चलता प्लस माइनस इस तरह।
है ना। ये sin x का एक्सपेंशन है और cos x का एक्सपेंशन आता है बाबू, तो उसका भी जान लीजिए। इसका होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में x के पावर 4 डिवाइड में 4 फैक्टोरियल माइनस में x के पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और प्लस में इसी तरह चलते जाता है। यहाँ 1, यहाँ भी प्लस माइनस साइन होता है और यहाँ जो सीक्वेंस इवेंट से चलता है 2 4 6 इस तरह। अब देखिए बाबू, यहाँ sin x और cos x का एक्सपेंशन तो जान लिया गुरुजी। अब यहाँ देखिए x बराबर sin dy बाई dx लिखा हुआ, मतलब x के जगह पर क्या है, dy बाई dx। x के जगह पर है dy बाई dx, तो dy बाई dx अगर ऑर्डर पूछता तो 100% है कि 1 होता, कह सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx, x की जगह पर क्या है, dy बाई dx। अब x की जगह पर dy बाई dx पुट करेंगे बाबू, तो ये पता है कहां तक जा रहा है, इनफिनिट तक जा रहा है। तो क्या इसका हम लोग डिग्री बता सकते हैं? एकदम नहीं बता सकते हैं। जैसे गुरुजी आप 1 कह रहे हैं, तो 1 अगर यहीं तक गए तो 1 कहलाया, मान लेते हम यहां तक जाएंगे तो यहाँ 7 कहलाएगा, इसके आगे जाएंगे तो कुछ और कहलाएगा, उसके आगे जाएंगे तो कुछ और कहलाएगा। इसका मतलब इसका डिग्री जो गुरुजी डिफाइंड नहीं है, कंफर्म नहीं बता सकते इसका डिग्री यही होगा, क्योंकि sin x का अगर एक्सपेंशन करता है तो इनफिनिट तक जाता है बाबू। और x के जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ, dy बाई dx, डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx, डिफरेंशिएशन तो एक ही बार हुआ लेकिन पावर तो बढ़ते जा रहा है, तो पावर बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब इसका डिग्री जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका डिग्री जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जो है सो करेक्ट आंसर हो गया, नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप 1 बोलिएगा तो 5 बोल सकता है, कोई 5 बोलेगा तो कोई 7 बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, इसको एक्सपेंशन ये इनफिनिट तक जा रहा है ना। चलिए, छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ कि द सम वैल्यू ऑफ द सीरीज, द सम वैल्यू ऑफ द सीरीज, इसका समेशन करना है ना। तो इसका समेशन भी आप देखिए बाबू, इसका समेशन जो है शकल देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो है तो डी मोवियस थ्योरम से है। और डी मोवियस थ्योरम आप लोग को पता है क्या है, कि अगर e के पावर i थीटा होता है गुरुजी, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा और प्लस का i sin थीटा, है ना। लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां जो दिख रहा है ना गुरुजी, ये तो दिख रहा है हमको साइन का, कॉस नहीं दिख रहा है, तो कॉस ऐड करना पड़ेगा। देखिए हम लोग जो है सो एक नया इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, एक अपने से बना रहे हैं फॉर्मेट, है ना, ताकि इससे मैच कर जाए। अब क्योंकि यहाँ इससे हम लोग इससे मैच करवाना है हम लोग को, इससे मैच करवाने के लिए साइन का टर्म्स तो दे रखा लेकिन कॉस का टर्म्स नहीं दे रखा, तो कॉस लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं कॉस पी प्लस का एक्स साइन कॉस ना, एक्स कॉस पी प्लस का क्यू, फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कॉस पी प्लस का 2q। ये आपका रियल पार्ट है ना, ये इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है। फिर प्लस का इमेजिनरी पार्ट लेते हैं i, है ना, ये तो रियल पार्ट हो गया बाबू, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट में हम लोग ये ले लिए, इमेजिनरी पार्ट आते हैं, तो साइन p प्लस का x साइन p प्लस का q, फिर होता है प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल साइन p प्लस का 2q, है ना। ये रियल पार्ट है। और ये जो है सो पूरा किसके इक्वल है, सो देखिए यहाँ बढ़िया से, है ना। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए बाबू cos p प्लस का i sin p आ रहा है, cos p प्लस का i sin p, cos p प्लस का i sin p को क्या लिख सकते हैं, e के पावर i p, है ना। cos p प्लस का i sin p हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए x cos p प्लस का q, और यहाँ भी लिखा है x sin p प्लस का q, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं गुरुजी x और इंटू में e के पावर सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ x, हाँ देखिए लिख सकते हैं इसको भी, x कॉमन कर लेते दोनों में, x जब कॉमन हो जाएगा बाबू तो यहाँ क्या बन जाएगा cos p प्लस का q और प्लस का i sin p प्लस का q। तो x कॉमन कर लिया और इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं, x हम लोग कॉमन कर लिए और इसको लिख सकते हैं e के पावर i और p प्लस का q। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक कुछ नहीं किया बाबू, x कॉमन कर ले दोनों तरफ से। अब यहाँ बन गया cos p प्लस का q और प्लस का i sin p प्लस का q, तो p के जगह पर क्या गया p प्लस का q। उसी तरह यहाँ देखिए x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल कॉमन कर लिए और ये बन गया मेरा e के पावर i और p प्लस का 2q,
है ना। और ऐसा ही सॉल्व होते जा रहा है बाबू लोग, हो रहा है कि नहीं। चलिए जी, यहां तक कोई तकलीफ, रत्ती भर का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसमें छेड़छाड़ करते हैं बाबू, क्या करते हैं, देखिए ये हो गया आपका a के पावर IP। देखिए आप सभी में देखिए a के पावर IP सभी में कॉमन है ना। तो सबसे पहले तो इसको खींच के बाहर निकालते हैं, a के पावर IP को बाहर निकाल दिए। जब a के पावर IP को बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस का e के पावर IP को बाहर निकाले तो यहाँ बच गया x और इंटू में e के पावर IQ बचा, है ना। और प्लस का यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ये बच गया ए के पावर I2Q और प्लस का इसी तरह चलते जा रहा है। यहाँ तक कोई तकलीफ ना। IP बाहर किए, है ना, तो IP बाहर किए सभी में, तो IQ बच गया यहाँ और यहाँ बच गया I2Q। आप लोग को पता है कि जब भी दो प्रोडक्ट रहता है, बेस अगर सेम रहा तो प्रोडक्ट जो पावर रहता है वो ऐड हो जाता है, वही काम किए इसमें। उसके बाद और क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं बाबू। देखिए ये बन गया मेरा e के पावर IP और ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1 प्लस का ये क्या है x e के पावर IQ, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू में e के पावर IQ का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एकदम लिख सकते हैं गुरुजी। और प्लस का ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, लिख सकते हैं ना। x इंटू में देखिए ना x स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर में 2 I2Q हो जाएगा, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उस तरह लिखे क्या बाबू, उस तरह क्यों लिखे गुरुजी, तो उस तरह लिखने का रीजन देखिए, उस तरह लिखने का रीजन है बाबू कि e के पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो होता है 1 प्लस x प्लस का x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का x के पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस इसी तरह ये चलता जाता है ना। अब उसका शकल सूरत मैच करा रहे थे, इसीलिए हम लोग जो है सो इसको इस तरह के फॉर्मूले में कर दिए। अब देखिए ये जो है ये हो गया मेरा e के पावर IP। अब इस चीज को क्या ले सकते हैं, e के पावर e के पावर ये कहां चला गया, हाँ e के पावर x e के पावर IQ। समझ में आया कि नहीं। देखो बाबू इसका शकल सूरत इसका शकल सूरत मैच कर रहा है, सिर्फ अंतर ये है कि गुरुजी यहाँ x है और यहाँ x के जगह पर क्या x e के पावर IQ। बात को समझिए, देखिए e के पावर x रहता है तो क्या होता है 1 प्लस का x, मतलब जो लिखा हुआ सो है, तो 1 प्लस का x यहाँ लिखिए, फिर प्लस का x स्क्वायर, इसका देखिए स्क्वायर किया हुआ डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इसी तरह एक्सपेंशन में चला जाता है, तो क्या होता है e के पावर x, तो e के पावर x और x की जगह पर है क्या, x की जगह पर ये सेकंड नंबर टर्म है, तो सेकंड नंबर टर्म क्या है x e के पावर IQ। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब बेस देखिए सेम बाबू, तो जो पावर है वो क्या होता है ऐड हो जाता है, तो यहां इसको कर देते हैं ना, पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां कर रहे हैं इसके बाद समझिएगा, है ना, पावर है तो ऐड कर देते हैं। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर IP और प्लस का e के पावर IP प्लस का x e के पावर IQ, है ना, ये हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, e के पावर IP और प्लस का x e के पावर IQ। अब देखिए बाबू ये तो रहने दिए x e के पावर IP प्लस का, इसको हम लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं cos P cos Q और प्लस का I sin Q एकदम लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना है, एकदम तकलीफ नहीं। अब देखिए रियल पार्ट को एक साथ कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर देते हैं। रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हाँ देखिए रियल पार्ट को एक साथ करते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x cos Q प्लस का I, है ना, प्लस का I कॉमन कर लिया तो यहाँ बन गया P और प्लस का x sin Q। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं किए बाबू। ये तो पता है कि जब भी दो चीज प्रोडक्ट में रहता है, बेस अगर सेम रहा तो पावर जो साइड होता है यहाँ ऐड कर दिए, पावर कहाँ गया, यहाँ से ऐड कर रहे हैं, यहाँ पावर जो है सो ये ऐड कर दिए, ये पावर जो क्या कर दिया बाबू ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये e के पावर IQ इसको एक्सपेंड कर दिए, ये आ गया। अब हम क्या किए कि रियल पार्ट को एक साथ कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सिंपल सा फंडा था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका सकल सूत्र तो इसके जैसा मैच कराना होगा, और उसके बाद क्या करते हैं, आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं बाबू e के पावर x cos Q और इंटू में e के पावर I P प्लस का x sin Q,
लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ नहीं। पावर बेस सेम रहा था, पावर ऐड हो जाएगा, वही हो जाएगा x cos p और प्लस का i p sin i p प्लस का x sin q, यही हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए e के पावर x cos q को रहने देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो बाबू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos p प्लस का x sin q हो जाएगा गुरुजी, और प्लस का i sin p प्लस का x sin q हो जाएगा, sin q हो जाएगा। ये होगा कि नहीं बाबू, कुछ नहीं किया बाबू, देखिए आराम से समझिए और समझ में आएगा आप लोग को, ना समझने की कोई बात ही नहीं है ना। इसको रहने दिए, इसको सिर्फ एक्सपेंड कर दिया। आई क्यू होता है, आई क्यू आई थीटा रहता तो क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर ये पूरा है प्लस का आई साइन थीटा वो कर दिए। अब देखिए ये इक्वेशन आ गया और ये मेन इक्वेशन था, है ना। अब इसको और इसको कंपेयर करना है, हमको लाना क्या बाबू, तो हमको पहले निकालना है साइन पी प्लस का एक्स साइन पी प्लस का क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल साइन पी प्लस का 2q। इसका मतलब है गुरुजी ये जो है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, पी एक्स साइन पी प्लस का क्यू, फिर आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टर साइन पी प्लस का 2q इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, जब भी इमेजिनरी पार्ट के कंपेयर करेंगे बाबू, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहां देखिए इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिएगा यहां आपका है i और यहां आपका i कहां गया, यहां है, तो हो जाएगा e के पावर x cos q और इनटू हो जाएगा sin p प्लस का x sin q, होगा कि नहीं। तो देखिए किस नंबर ऑप्शन में, e के पावर x cos q, e के पावर x cos q, फिर हो जाएगा cos नहीं, e के पावर x cos q sin p प्लस का x sin q, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये मेरा मेन इक्वेशन था। अब इसको सॉल्व करते करते ये इक्वेशन लेता है। अब हम लोग को देखिए, हम लोग को निकालना साइन के टर्म्स को, है ना, साइन के टर्म्स को निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे बाबू तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम लोग को निकालना इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल, देखिए यहाँ e के पावर x तो दोनों में मल्टीप्लाई है, तो e के पावर x cos q तो आना है, e के पावर x cos q आना है। और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट में है साइन p प्लस का x साइन q, साइन p प्लस का x साइन q, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां सिर्फ जानने वाली बात थी, तो ये जानने वाली बात थी कि e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत होगा तो कोई डोंट वरी, वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस समय हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर 2 4 5 6 उसके बाद फिर सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, है ना। जिस समय हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, उस समय और मजा आएगा आप लोग को। बशर्ते अभी आप लोग को समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका एक्सपेंशन था वो लिख दिए, है ना। मूव करते नेक्स्ट सवाल में, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है कि द मेन यूज ऑफ ग्रेगरी सीरीज इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए बाबू, ग्रेगरी सीरीज को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं आर्क टेंजेंट सीरीज ना। तो कहीं ये भी पूछ दिया तो आपका कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, आर्क टेंजेंट सीरीज, ग्रेगरी सीरीज बोलो या आर्क टेंजेंट सीरीज बोलो, बात बराबर है। तो ग्रेगरी सीरीज और आर्क टेंजेंट सीरीज दोनों एक ही है। तो ग्रेगरी सीरीज का मेन यूज किसके लिए करते हैं, तो पाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्रेगरी सीरीज या आर्क टेंजेंट सीरीज का यूज किस लिए करते हैं, पाई के वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते हैं, है ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला 3x² माइनस का 4y² इज इक्वल टू 12 व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमको एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस हाइपरबोला पे जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाबू, तो एक जनरल इक्वेशन क्या होता है लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस का c, है ना। तो जब परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। एकदम सही बात बोले गुरुजी। अब यहां अगर यहां से अगर स्लोप निकाले उसका नाम डाल देते हैं m1, तो यहां का स्लोप क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो 100% है कि m2 जिस लाइन ये का बाबू, जिस लाइन का स्लोप अगर -1 हो गया वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस लाइन का स्लोप जो -1 को इक्वल होता है। यहां तो +-1 दोनों आ रहा है, यहां जो है +1 आ रहा है। यहां देखिए अगर y लिखेंगे ये क्या आ जाएगा, माइनस का x और प्लस माइनस का 1, कॉन्स्टेंट से मतलब है ये। अब यहां देखिए स्लोप क्या आ जा रहा है, माइनस का 1। ये जो m2 यहां अगर स्लोप निकालेंगे बाबू तो -1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये स्लोप आ गया 1 और ये हो गया
माइनस का 2 माइनस का 1, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 1 के इक्वल होगा। दोनों के प्रोडक्ट करने का मतलब ये है गुरुजी कि दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस 1 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा है कि उस टेंजेंट का लाइन, उस टेंजेंट का आप इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 के इक्वल होगा। तो यहां m2 हो गया माइनस का 1 और ये हो गया m1 1, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस का 1, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी का स्लोप जो है माइनस 1 के इक्वल हो रहा है। समझ में आया ना, घुरा फिरा के बात यही करना चाह रहे हैं कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। एक का तो निकाल लिया 1 है, इसका मतलब 100% सेकंड का क्या होगा माइनस 1, तभी तो प्रोडक्ट माइनस 1 के इक्वल होगा और तभी लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए बात समझ में आ गया, समझदार हो ही आप लोग। अब यहां क्या लिखा हुआ है, ए दिया, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, 3 पॉइंट्स है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच बाइसेक्टर कॉन बी ए सी मीट्स द साइड बी। और बी देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा है, फिगर यहीं ड्रॉ कर देते हैं ना। ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा है, ये ए बी सी जो है सो 3 पॉइंट दे रखा है ना। चलिए ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा है, ये लिख दिया मेरा ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। ये ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा, पॉइंट लिखना चाहे तो लिख दीजिए 5 4 6 5 4 और 6, फिर क्या है 5 4 6, 1 माइनस का 1 3, 1 माइनस का 1 और 3, और फिर क्या है 4 3 2, 4 3 और 2, है ना। उसके बाद क्या बोला 3 पॉइंट्स है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी का बाइसेक्टर, जो साइड क्वेश्चन आगे पढ़े, बी ए सी का बाइसेक्टर मीट्स करता है द साइड बी सी पे, मीट्स करता है द साइड बी सी पे, है ना। इसको मान लिया डी। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो डिवाइड कर रहा है बाबू, तो ये एंगल जो है ये वाला, ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यही होता है बाइसेक्टर का मतलब, है ना। तो हमको पूछ रहा है कि डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखिए बाबू, जब भी आपका ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो कोण ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आप ए बी का रेशियो, ए बी और डिवाइड बाय ए सी जो है वो इक्वल होगा बी डी और डिवाइड बाय डी सी के, है ना। जिस एंगल पर बाइसेक्ट करे बाबू, इस ए पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए बी डिवाइड बाय ए सी इक्वल होगा बी डी डिवाइड बाय डी सी। ये आपको पता होना चाहिए, जिस एंगल पर बाइसेक्ट करे उसका ये फॉर्मेट बन जाता है, ये चीज पता रहा। अब हमको निकालना ए बी ए सी निकालना, बी डी बी सी निकालना है। तो ए बी निकालना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ए बी यही निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा बाबू, रूट रहेगा याद रखिएगा ना। तो ए बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो ए बी निकालेंगे तो निकलेगा मेरा 5 माइनस का 1, 5 में 1 गया तो 5 में 1 गया तो 4 बजे, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ 4 है, 4 प्लस का 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ क्या बचा 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का 25 50। अब 50 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाबू तो क्या निकलेगा 5√2। तो ये निकल गया ए बी का मान। अगर ए सी का मान निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, ए सी का मान तो 5 में 4 गया 1 तो 1 प्लस का, यहाँ क्या 4 में 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस का, 6 में 2 गया तो 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 दूनी का 18, तो 3√2 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ ए बी निकालने बाबू, यहाँ बी डी और डिवाइड बाय डी सी, तो ए बी निकालनी है, ए बी क्या निकल गया मेरा 5√3 और ए सी क्या निकल गया 3√3, ओहो 5√2 है ना, 5√2 और ए सी जो है सो ए सी क्या निकल गया, तो ए सी निकल गया मेरा 3√2 √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो बी डी और डी सी का रेशियो है 5:3 है, ये 5:3 है ना, 5:3। बी डी और डी सी का रेशियो क्या है 5:3। अब हमको डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता बाबू, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। ये आपका वही आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल पढ़े ना बाबू, वही सब चीज आ गया। अभी ये बन गया एम एन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, 5 को करना है इससे तो 5 चौका 20, और फिर 3 को करना है इससे तो 3, तो 20 प्लस का 3
तो ये इसे लिख देते हैं 20 प्लस का 3 और डिवाइड बाय 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर यहां देखिए 5 तिया का 15 और माइनस का 3, 5 तिया का 15 और माइनस का 3 और डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 दूनी का 10 और प्लस का 9, 5 दूनी का 10 और प्लस का 3 तिया का 9 और डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 23/8 ये सब दोनों में है ना, तो 23/8 और 19/8 तो मैच कर रहा है। और यहाँ 12/8 आएगा, 12/8 का मतलब 4 तिया का 12, 4 दूनी का 8, 3/2, तो 3/2 किस नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 23/8, 3/2 और 19/8 ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें देखिए आप लोग को जानना क्या था, तो इसमें आप लोग को सिर्फ ये जाना था कि जब भी जिस एंगल पे बाइसेक्ट करते बाबू तो उसका रेशियो जो है सो 2 रेशियो में ये इक्वल हो जाता है ना। मतलब जिस साइड में बाइसेक्ट कर रहा है, जिस साइड में टच कर रहा है, जिस साइड में टच कर रहा है उसका रेशियो ये सब दोनों साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है। ये चीज पता होना चाहिए आप लोग को, है ना। बस वही किए, उसके बाद आंसर यूं ही आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि z बराबर इतना दे रखा है और a b जो रियल कांस्टेंट है, तो z x y निकालना है। तो z x पर निकालता है। z x का मतलब क्या है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, y कांस्टेंट रहेगा बाबू। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर ax और ax का क्या हो जाएगा a, y कांस्टेंट रहेगा तो sin y का टर्म्स है तो ये कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा। ये हो गया zx। अब इसको फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, y डिफरेंशिएशन होगा तो x कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा a e टू दी पावर ax और sin by का क्या हो जाएगा cos by और by का क्या हो जाएगा b। तो ये आगे मेरे a b e टू दी पावर x, a b कहाँ गया ए बी, कहाँ ए बी ई टू दी पावर ए एक्स और cos बी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये जेड एक्स क्या दिखाता है कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, वाई को कांस्टेंट कीजिए और जेड वाई क्या होगा तो आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। वही चीज लिखे हैं बाबू। तो जगह ए बी ई टू दी पावर ए एक्स और cos बी वाई, ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते ये भी सवाल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना, अगर आप समझने के प्रयास किए होंगे तब। अब आप तो कह रहे हैं कि सर बड़ा मजा तो नहीं आ रहा है, तो सही बात है बाबू, पढ़ने में मजा लगता है किसको, खाली आप लोग का नौकरी लगने का देरी है ना। नौकरी लग जाइएगा तो आप लोग को लगता है कि पढ़िएगा, आप लोग बहुत कम टीचर ही रहता है कि अच्छा से पढ़ के और स्टूडेंट लोगों को ज्ञान बांटे, वरना जो ज्ञान है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। ऐसा करिएगा नहीं आप लोग, लेकिन मैक्सिमम करता है ऐसा ही, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना है। पुराने जमाने के जितने शिक्षक हैं वो ऐसा ही करते हैं, बट आप लोग तो नए नए शिक्षक बनने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी जो है काउंटेबल सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा। अब बाबू ए काउंटेबल सेट है, बी भी काउंटेबल सेट है, तो जाहिर से बात है दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, काउंटेबल सेट ही होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। यकीन नहीं होता तो एग्जांपल ले लीजिए ना बाबू, एग्जांपल लेकर क्रॉस करते रहिए। सवाल में नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos π/6 प्लस i sin π/6 के पावर में 3/2 लिखा हुआ है। तुमको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, प्रोडक्ट। अब देखिए इसके रूट्स का प्रोडक्ट ही पूछ रहा है, इसका मतलब अब इसको जो है ना अच्छा फॉर्मूला में लाते हैं। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा टर्म का ज्ञान होना चाहिए, वो क्या कि जब भी आपका cos थीटा और प्लस का i sin थीटा का पावर में n लिखा हो और n अगर इंटीजर हो तो ये जो n है ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा cos n थीटा और प्लस का i sin n थीटा, ये हो जाता है ना। ये बात याद रखिएगा, बस वही टर्म का यहाँ यूज करेंगे। और अगर n रहा तो पावर में n कर सकते, अगर n रहा मल्टीप्लाई में तो पावर में n कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जो 1/6 है उसको पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा cos पाई और प्लस का i sin पाई 1/6 को हटाए तो यहाँ 3/2 हो गया और इंटू में 1/6 हो गया। आप कहेंगे कि 1/6 को क्यों रिमूव किए गुरुजी, तो उससे हमको क्या फायदा होगा कि इसमें एक टर्म जो है 0 बन गया, तो सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, है ना। ये मेरा टर्म में 0 बन जाएगा। ये हो गया 3 दूनी का 6, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 बन गया। और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, ये z बराबर है ना, तो cos पाई का वैल्यू होता है -1 और -1 का पावर आ गया 1/4। दोनों साइड पावर में 4 कर दीजिए, तो पावर में 4 करेंगे तो हो जाएगा -1। अब z के पावर में 4 -1 आया है, इसका मतलब ये है कि z का जो है सो 4 रूट पॉसिबल है गुरुजी।
4 रूट पॉसिबल है बाबू लोग, तो वही जो रूट हुआ आएगा उसी का प्रोडक्ट पूछा कि क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, इसका क्या, इसका जो वैल्यू आएगा, इसके जो रूट्स का आएंगे उसका जो प्रोडक्ट करेंगे उसका क्या वैल्यू होगा वही पूछा। अब z के पावर 4 है, इसका मतलब 4 रूट होगा इसका, तो 4 रूट होगा। आप देखिए यहां वापस, अब यहां क्या लिखे हैं, ये क्या आ गया कॉस, ये देखिए कॉस पाई और प्लस का आई साइन पाई, साइन पाई है ना, का पावर में 1/4 है। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं e के पावर में आई पाई बाय 4, एकदम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वापस अगर पाई को हटाएंगे 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 4 और प्लस का आई साइन पाई बाय 4 बन जाएगा, साइन पाई बाय 4 है ना। और इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा रहता है, उसको क्या लिख सकते हैं e की पावर आई थीटा, तो e की पावर आई थीटा पाई बाय 4 हो गया। अब यहां देखिए अगर इसका जनरल टर्म लिखेंगे बाबू तो क्या लिखेगा, e के पावर i इंटू में 2k प्लस 1 और इंटू में पाई बाय 4, 4 रूट आएगा, 4 रूट आएगा, इसका मतलब k का वैल्यू जो है अगर रूट 4 है तो n-1 वैल्यू पुट होगा, तो ये 0 होगा, 1 2 और 3, 3 ये 4 वैल्यू जो है सो पुट होंगे k के जगह पर। अगर 4 रूट तक गया बाबू तो n-1 मतलब 3 तक जाएगा रूट इसका, है ना। तो 4 रूट यहां से निकल जाएगा, k 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, तो वहां से z1 आएगा आपका, z2 आएगा, फिर z3 आएगा, इसको प्रोडक्ट करिएगा। आप ये कर सकते हैं, है ना। या दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा तरीका है कि जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या करना, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि z के पावर n और इनटू में -1 के पावर में n-1। अब ये n क्या होता है, तो n होता है नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितना, 4, तो यहाँ n के जगह पर क्या हो जाएगा, z के पावर 4 और -1 के पावर में 4 में एक जगह कितना बचेगा, 3, और z के पावर 4 का वैल्यू क्या दे रखा है, z के पावर 4 का वैल्यू दे रखा है -1, तो ये हो जाएगा -1 और इनटू में -1, -1 इनटू में -1 1 आ गया, 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इसका टर्म का ज्ञान होना चाहिए। री के पावर आई थीटा तो पता है आप लोग को, डी मोवियस थ्योरम से cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है। उम्मीद करते हैं सॉल्व में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए टोटल आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए, है ना। समय के अभाव के कारण और क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट डे जो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, 75 क्वेश्चन जितना भी है वो एक बार झांक लेंगे, देख लेंगे कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से आप लोग एग्जाम का तैयारी करेंगे, है ना। तो आज उम्मीद करते हैं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। अगर समझ में ना आवे तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको उस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे हम। और फिर उसके बाद फिर ये जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग मूव करेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में और एक जो सिलेबस जो लिखा है सेकंड टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, सेवा प्रदान करते हैं आप लोग के लिए। कल फिर आप लोग से मुलाकात होंगे। जय हिंद, जय भारत।